उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। एक अजीब सा डर उसके दिल में समाया हुआ था, जिसमें मीठी सी गुदगुदी भी शामिल थी। अर्नव का छूना उसे बहुत ही अच्छा लगा, मगर वह सिर्फ 19 साल की थी और अभी तक अपने गुड्डे गुड्डियों से खेलती थी। मोहल्ले के बच्चे को इकट्ठा करके सारी दोपहर हवेली में क्रिकेट बॉल खेलती रहती थी या फिर पेड़ पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ती रहती थी, खट्टा मीठा फल खाया करती थी। उसे ज़िंदगी के इस गंभीर मसले का उसे कोई भी तजुर्बा नहीं था, लेकिन एक ही झटके में सब कुछ बदल चुका था। उसकी ज़िंदगी में जुर्म किसी और ने किया था और सज़ा सपना को मिली थी, और उसे सज़ा के तौर पर अर्नव सिंह की दुल्हन बना दिया गया था। उसके अपनों ने ही उसे मासूम की सपना को दगा दिया था। अपने घर वालों को याद करते हुए सपना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दिन भर की थकी हारी बेचारी यही सोचते हुए वह खुद को ज़्यादा परेशान करने के बजाय आंखों में आंसू लिए हुए सोने के लिए लेट गई। सपना की नींद गहरी हो गई थी। सपना सोफे पर लेटे हुए अर्नव उसके चेहरे की ओर एकटक देखे जा रहा था और सोचे जा रहा था कि इस लड़की को उसके घर और ज़िंदगी में आए हुए बस 4 दिन ही हुए थे, मगर वह उसे अपनी तरफ खींचने में पूरी तरह से कामयाब हो चुकी थी। वह एकटक उसे देख रहा था। उसका दिल तो कर रहा था कि वह उसके पास जाए और बहुत कुछ करे, मगर माथे पर चोट का निशान, वही चोट जो 4 दिन पहले अर्नव के पापा ने उसे दिया हुआ था। नई बहू का स्वागत कुछ यूँ किया गया था, लातों और चप्पलों से, मगर अर्नव ने बीच में आकर के उसे बचा लिया था। माथे पर चोट का निशान, वही चोट जो 4 दिन पहले अर्नव की माँ ने उसे दिया था। नई बहू का स्वागत कुछ यूँ किया गया था, लातों और चप्पलों से, मगर अर्नव ने बीच में आकर उसे बचा लिया था। 4 दिन पहले का मंजर याद आते हुए ही ऐसा लग रहा था मानो वह सब आज ही हुआ है। अर्नव का दिमाग फिर से घूम गया। गुस्सा उसकी शक्ल पर साफ दिखाई देने लगा। आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। वह उठकर बैठ गया और कमरे से बाहर निकल गया, जबकि सपना अभी भी मीठी अपने सपनों की नींद में खोई हुई थी। उसे खबर तक नहीं था कि उसके पति पर क्या बीत रही है और वह कमरे से कहाँ चला गया। उसे तो बस अपनी माँ की याद आ रही थी। अपने आंसुओं से उसका वास्ता था। अभी तो सपना के बहुत से ज़िंदगी में इम्तिहान बाकी थे, जिसे उसे कामयाबी के साथ गुजारना था। वह नींद में सोते हुए बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी। बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए वह अर्नव को अपनी ओर खींच रही थी। अर्नव बाहर बालकनी से इस वक्त सपना को ही देख रहा था और उसकी खूबसूरती में खो सा गया था। वही सपना बेपरवाह नींद में थी। उसका बाल मुंह पर बिखरा हुआ था। वह धीरे से आया और सपना के माथे पर हाथ फिराया और चलते हुए सोफे पर गया और लेट गया। तभी अचानक से अभी उसकी आंख लगी ही थी कि उसे खुद को हिलते हुए महसूस हो रहा था। अर्नव चौंक सा गया और उठकर बैठ गया। सुबह के 4 बज रहे थे। 1 बजे तो वह सोने के लिए लेटा ही था। अर्नव की नींद उड़ गई तो वह बोला, हाँ बोलो, क्या बात है। वह आंखें मलती हुई उठ कर के बैठा और फुर्सत से उसकी ओर देखने लगा। कुछ तो था जो उसके बीच के रिश्ते की गहराई को और बढ़ा रहा था और एक जरिया भी मिल रहा था। वही सपना बहुत ही मासूम सा शक्ल बनाए हुए अर्नव से बोली, वह मुझे भूख लग रही है। इस वक्त सपना को भूख लग रही थी और वह क्या करे, किससे कहे। तो वह सोची कि इस वक्त वह अपने पति से ही बोले। अब उसका फेस रोने वाला हो गया था। ऐसा तो नहीं था कि उसे पहली बार भूख लगी थी ज़िंदगी में, मगर उसे भूख तेज़ लगी थी। उसकी भूख कंट्रोल नहीं होता था।
वह सोचने लगा, उसका फेस देख करके अब यह बच्ची की तरह फेस बना चुकी है तो मुझे अब तो किसी से कुछ मांगना पड़ेगा। उसकी आंखों से आंसू आ गए। तुम रो क्यों रही हो? मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। अर्नव यह बोल कर के कमरे से बाहर जाने लगा तो वह फ़ौरन से उसके पास आ गया और अपने हाथों से उसके आंसू पोंछने लगा। उसके बाद किचन में गया और उसके लिए कुछ खाने को ढूंढने लगा, लेकिन खाने के नाम पर तो किचन में कुछ भी नहीं था। और यह नई बात नहीं थी, रात का सारा बचा हुआ खाना नौकरों को दे दिया जाता था और सुबह ताज़ा फ्रेश खाना बनता था। उसे कुकिंग आती नहीं थी, इसीलिए सारे फ्रूट्स को थोड़ा थोड़ा कट करके एक प्लेट में डाल दिया। ऊपर से क्रीम चाट मसाला और थोड़ा सा नमक डाल करके कमरे में वापस आया और बोला, देखो सपना, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मगर तुम्हारा पेट भरने के लिए कुछ लेकर आया हूँ। जब सपना ने वह फूड चाट देखी तो एकदम से बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई और बोली, अर्नव जी, यह तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे मम्मी जब कभी पापा शहर से जाते तो यही मंगवाती थी मेरे लिए, और मैं तो जिद करके भी मंगवाया करती थी। इसमें सारे फल होते हैं। उसने खुशी के मारे अर्नव को गले लगाते हुए यह सारी बातें कह रही थी, जबकि अर्नव तो एक टक बस सपना को ही देखे जा रहा था और वह पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। उसकी नरम और कोमल बॉडी का छुअन उसके जलते हुए दिल पर जैसे ठंडी बारिश की तरह हो रहा था। दिल ने उसे एक पल के लिए बेईमानी की थी। सर झुका कर के अपने गले से लिपटती हुई छोटी सी मासूम लड़की को देखा था। उसके ऊपर बीते 4 दिन से अब तक न जाने कितनी कयामत ही टूट चुकी थी। अपनी बाहों का घेरा उसकी गर्दन के चारों ओर कसते हुए अर्नव ने उसके माथे पर अपने लिप्स रख दिए और बोला, अब चलो जल्दी से यह फ्रूट चाट ख़त्म करो और फिर से सो जाओ, मुझे सुबह वक्त पर उठना भी है। वह हाथ पर चेहरा दिखाए हुए बड़े ही इत्मीनान से उसे देख रहा था। वह बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी, उसकी कोई मिसाल नहीं थी खूबसूरती की। गुलाबी होठ लिए हुए उसकी सफ़ेद रंगत, लाल और नाक तो टमाटर के जैसे लाल हो रहे थे। बड़ी बड़ी आँखें जो कि सूजी हुई थी, जो शायद 4 दिन से बहुत ज़्यादा रोने की वजह से सूज चुकी थी। गुलाब की पंखुड़ियाँ जैसे लाल लिप्स, छोटी सी नाक, लंबी सुराही गर्दन, बाल बिखरे हुए थे। साफ झलक रहा था कि 2-4 दिनों से वह कंघी नहीं की थी। यह सब मिलाकर उसे बेहद ही दिलकश बना रही थी। वह तो बस उस पर नज़र टिका करके एकटक देखे जा रहा था। वह सपना को देखने में इतना खो गया था कि उसे यह एहसास ही नहीं था कि सपना ने फ्रूट चाट ख़त्म कर ली है और अब प्लेट रख कर के चैन से सोफ़े पर सोने की तैयारी कर रही है। और अर्नव ने प्लेट उठाकर किचन में रख लिया था। अब वह उस कमरे से बाहर भेजने का रिस्क नहीं ले सकता था। 2 दिन पहले भी वह कमरे से बाहर गई थी और क्या कुछ हो गया था, यह सोच कर के अर्नव के रोंगटे खड़े हो गए थे और बोला, सुनो, तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सोफ़े पर लेट जाता हूँ। यहाँ लेटने से कमर दर्द कर रही है, तुम्हारी कमर भी दर्द करने लगेगी। यह सुनकर सपना बोली, ऐसा नहीं है, मैं भी सो सकती हूँ आराम से। फिर वह कुछ सोची और बच्ची की तरह फेस बनाकर बेड पे सोने के लिए चली गई। सपना बचपन से ही बहुत ही खूबसूरत रही है। वह अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा ही लाडली बेटी थी। उसके पापा बहुत ही उसको प्यार करते थे। 2 भाई और 2 बहन थी। सपना की एक बड़ी बहन थी और सपना से 2 छोटे भाई थे। सपना की बड़ी बहन कॉलेज में स्टडी करती थी, मगर सपना इस वक्त अभी स्कूल गोइंग गर्ल थी। सपना के पापा एक बहुत ही अच्छे कंपनी में काम करते थे। उनकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी खासी थी, जिससे उनके परिवार का खर्चा आसानी से चल जाता था।
उनके खाने पीने से लेकर 4 बच्चे और उनकी पत्नी का अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाता था। आखिर वही घर पर अकेले कमाने वाले थे, उन्हें ही सब कुछ करना था। सपना की माँ रेणुका जी काफ़ी गर्म मिजाज की औरत थी। वह बात बात पर बातें सुना दिया करती थी। उनके बच्चे भी उनसे बहुत ज़्यादा ही डर कर रहा करते थे। वही मदन चोपड़ा जी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनके बच्चे उनसे खुल कर के बातें किया करते थे। वही रेणुका जी के सामने कुछ भी कहने से पहले वह सोचते थे। सपना की बड़ी बहन का नाम मोना था। मोना इस वक्त ग्रेजुएशन में थी। सपना के दोनों भाई सूरज और मनीष दोनों अभी छोटे थे। वह लोग भी स्कूल जाया करते थे। तभी उसके पापा मदन जी उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। एक बहुत ही अच्छा खासा अमीर घराने से और रईस परिवार से रिश्ता आया। मोना थी भी बहुत खूबसूरत। उस लड़के की माँ ने कहीं मोना को पार्टी में देखी हुई थी। तब से उनका मन यही था कि वह अपने घर की बहू मोना को ही बनाएंगी। वह मोना को पसंद कर चुकी थी अपने बेटे के लिए। वही जब लड़के वाले के घर से मोना को देखने आए तो मोना काफ़ी ज़्यादा ही एम्बैरेसिंग फील कर रही थी। वह नहीं चाह रही थी कि वह कहीं और जाए। वह अजीब मुंह बनाते हुए सपना से बोली, देख सपना, मुझे शादी नहीं करनी है, मेरी जगह तू चली जा। यह बात सपना की माँ रेणुका जी सुन ली थी तो कहने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सपना को अपनी जगह भेजो। तुम्हें क्या हुआ है? शादी उसकी नहीं होगी, तुम्हारी पहले होगी। तुम बड़ी हो। और वह मोना को अच्छे से रेडी करने लगी और उसे लेकर लड़कों वालों के सामने गई। मोना इस रिश्ते से बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। वह सबको चीख चीख कर बताना चाहती थी कि वह अभी पढ़ाई करना चाहती है, अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ बनना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। मगर घर वाले तो सुनने को तैयार ही नहीं थे। यहाँ तक कि सपना की माँ रेणुका जी भी यही चाहती थी कि उनकी दोनों बेटियाँ अच्छे से घर में जाए, उनको कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन मोना कहाँ समझने वाली थी। मोना की भी बात एक जगह सही थी कि वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। इस ज़माने में हर लड़कियों को अपने पैर पर खड़ा होना सही है, क्योंकि कब किसके लाइफ में क्या परेशानी हो जाए कोई नहीं जानता। सपना यह सब कुछ समझ रही थी, मगर वह भी चुप थी, क्योंकि घर वाले बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट थे। स्ट्रिक्ट सिर्फ रेणुका जी थी। जब लड़के की माँ ने मोना को देखी तो वह खुश हो गई और मोना के पास आई और कहने लगी, बेटा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो और मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा रहन सहन भी बहुत ही सादगी और संस्कारी है। मैं अपने बेटे के लिए तुम्हें पसंद कर रही हूँ। तुम मेरे घर की बहू बनकर के जल्दी से आ जाओ। इतना सुनना था कि रेणुका जी बहुत ज़्यादा खुश हुई। मदन जी भी इस बात से खुश हुए कि उनकी बेटी को लड़के वाले बहुत ज़्यादा पसंद किए और एक बार में ही रिश्ता पक्का हो गया। तभी लड़के की माँ कहने लगी, तो भाई साहब, लेन देन की बात भी क्लियर कर लेते हैं। लड़की बहुत अच्छी है तो मुझे लेन देन की कोई परवाह नहीं है। आप जो कहें मैं वह तैयार हूँ करने को। इतना सुनना था कि मदन जी भी इस बात के लिए हामी भर लिए। रेणुका जी भी खुश हो गईं। सब ने अपना अपना मुँह मीठा किया और लड़के वाले वहाँ से चले गए। बल्कि लड़का नहीं आया था, सिर्फ लड़के के घर वाले आए थे। लड़का इस वक्त अपनी जॉब पर था। आप लोग किसी दिन पर घर पर आएँ, मैं अपने लड़के से मिलवा दूँगी। इतना कह कर के वह लोग यहाँ से जा चुके थे। मगर मोना बिल्कुल भी इस शादी से खुश नहीं थी। वह सब कुछ कहना चाहती थी अपने पापा के सामने चिल्ला कर के कि मैं यह शादी नहीं करूँगी, मुझे अभी शादी नहीं करना है। मदन जी उसके पास आए और कहने लगे, बेटा, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? अगर तुम हाँ कहोगी तभी मैं आगे बढ़ूँगा। इस वक्त मोना नीचे सर करके
बस यही सोच रही थी। इतना सुनते ही अपने पापा के मुंह से उसके आंखों से आंसू आ गए और वह अपनी नज़रें ऊपर की और अपने पापा से बोली, पापा मुझे यह शादी नहीं करनी है। इतना सुनना था कि मदन जी बोले, आखिर बेटा क्या खराबी है इस रिश्ते में? ऐसा रिश्ता हमें नहीं मिलेगा, तुम बहुत ही अच्छे से वहाँ रहोगी। मोना रोते हुए बोली, पापा मुझे अभी पढ़ाई करनी है, मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोचा है, मैं अभी अपने पैर पर खड़ा होना चाहती हूँ। इतना सुनकर के मदन जी बोले, अच्छा ठीक है, हम अभी कुछ टाइम ले लेंगे, जितना पढ़ना है तुम पढ़ सकती हो, और वैसे भी शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी कर सकती हो। यह लोग पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी रोक टोक नहीं लगाएंगे। यह सुनी कि मोना बोली, नहीं पापा मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है। रेणुका जी मोना के पास आईं और कही, तुम बहुत ज़्यादा अपने मन की करने लगी हो, कब तुम इतनी बड़ी हो गई हो? अपना फ़ैसला अपने पास ही रखो और जा कर के चुपचाप से पढ़ाई करो, जो करना है करो, लेकिन शादी तो हो कर ही रहेगी। मोना रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मदन जी भी रेणुका जी को कहने लगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इतना बच्चों को कौन डांटता है, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, थोड़ा अपना डिसीजन तो बताएंगे ही ना। रेणुका जी बोली, नहीं, आज हम इन्हें बोलने को छूट दे देंगे तो वह हमेशा बोलते रहेंगे, इसीलिए मेरी मानिए तो इनको ज़्यादा बोलने की क्या ज़रूरत है, हम इनकी भलाई के लिए ही तो ऐसा कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता है कि क्या गलत है, अब यह हमें सिखाएंगे कि क्या करना चाहिए। मदन जी भी चुप हो गए। वही मोना अपने कमरे में आकर बेड पर उल्टे मुंह सो गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। यह देख कर के सपना उसके पास गई और बोली, दीदी क्या हुआ है आपको, आप रो क्यों रही हैं? आप पापा मम्मी की बात मान क्यों नहीं लेती? वह लोग तो सही ही कह रहे हैं, एक बार लड़के को देख लीजिए, शायद वह लड़का अच्छा हो, तभी तो माँ पापा ने यह रिश्ते के लिए हाँ किया है। और उस लड़के की माँ को तो देखो ना, आपको कैसे प्यार से बात की। इतना सुनते ही मोना सपना को बोली, तू तो मेरे सामने से ही जा, तू क्या जानेगी कि प्यार क्या चीज़ होता है। मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ, वह मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है, मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकती हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं पाऊँगी, मैं उसकी जगह किसी को नहीं दे सकती हूँ, मैं उस आदमी को कैसे अपने दिल में बसा सकती हूँ जिस दिल पर पहले से ही अर्जुन बसा हुआ है। और मैं पापा से अर्जुन के बारे में बात करने ही वाली थी कि माँ रिश्ता लेकर आ गई। यह ठीक नहीं हुआ है मेरे साथ, मैं अर्जुन के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती हूँ। यह सुनकर के सपना बोली, दीदी क्या अर्जुन भी आपसे प्यार करता है? सपना की अपने तरफ बात सुनकर के मोना बोली, हाँ वह भी मुझसे प्यार करता है, और वह तो कब का शादी के लिए बोल रहा था, लेकिन मैं ही उसे रोक कर रखी हुई हूँ, क्योंकि मेरे घर पर मुझे मनाना है। अगर मैं पापा से कहूँगी तो पता नहीं पापा क्या सोचेंगे, मगर माँ तो एकदम से मेरे ऊपर चढ़ बैठेंगी, वह बिल्कुल मेरी बात को सुनेंगी ही नहीं। इसीलिए मैं डर रही थी और मैं नहीं कुछ कह रही थी, मगर आज यह मेरी रिश्ते की बात को सुनकर मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा है। इतना कहकर के वह सपना को गले लगा कर के फूट फूट कर के रोने लगी। यह सब कुछ सुनकर के सपना तो एकदम से हक्की बक्की रह गई। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले और क्या ना बोले। वह कहने लगी, दीदी आप यह सब क्या कहे जा रही हैं? आप अर्जुन से प्यार करती हैं तो आपके पास पापा से एक बार बात करनी चाहिए। यह सुनकर के मोना बोली, मगर मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं पापा से बात करूंगी। वही अगले दिन सब लोग मोना के लिए लड़का देखने चले गए। उस दिन लड़का घर पर ही था। लड़के का नाम अर्णव था। अर्णव बहुत ही हैंडसम था, लंबा चौड़ा, एकदम से स्मार्ट दिखने वाला लड़का। ऐसा तो अर्जुन भी नहीं था, लेकिन मोना उस लड़के को छोड़कर अर्जुन में पता नहीं क्या देख ली थी,
कि वह अर्जुन की ही माला जपने लगी थी। शायद प्यार ही ऐसी चीज़ होती है कि वह शकल सूरत देखकर नहीं होती है, जिससे एक बार हो गई वह बस अच्छा लगने लगता है। सपना बोली, दीदी यह लड़का तो बहुत अच्छा लग रहा है और बातें करने में भी अच्छा है। सपना के इस बात को सुनकर मोना बोली, तुम ही क्यों नहीं इस लड़के से शादी कर लेती हो? जब तुम्हें यह पसंद है तो मुझे नहीं करनी है इस लड़के से शादी वादी। सपना चुप हो गई, बस घर वाले के फैसले को सुनना चाहती थी। तभी किसी ने कहा, लड़के लड़की को आपस में बात कर लेनी चाहिए। सबने अपनी अपनी रजामंदी जताई और हाँ में जवाब दिया। सब लोग इस चीज़ के लिए रेडी हो गए और लड़के के घर वाले ने एक कमरे में मोना को और अर्नव को लेकर चले गए और आधे घंटे के बाद में दोनों आए तो दोनों के चेहरे पर स्माइल थे। सपना यह देख कर के हैरान थी कि मोना अचानक से कैसे यह सब कुछ मान गई। अर्नव बाहर आया तो कहने लगा, मेरी तरफ से यह रिश्ता हाँ है। वहीं शर्माई हुई मोना भी अपना सर नीचे किए हुए अपने माँ के पास जाकर बैठ गई। यह देखकर सपना तो बिल्कुल भी समझ भी नहीं पा रही थी कि उसकी बहन मोना ही है या फिर कोई और लड़की। वह शादी की सारी बातें हो गई तो सपना के घर वाले अपने घर आ गए। सपना जब घर पर आई तो मोना को खुश देख कर के कहने लगी, मोना दीदी आप इतनी खुश लग रही थी, जब यहाँ से गई थी तो आप तो उदास थी। अब बात हो गई है लड़के से, कुछ कहा क्या? यह सुनकर के मोना बोली, नहीं मैं शादी से खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपना कहने लगी, कमाल है, 2 दिन पहले तो मोना दीदी बिल्कुल भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी और अब अचानक से क्या हो गया जो इतना खुश हो गई? खैर मुझे क्या, सब अच्छा है तो अच्छी बात है। कुछ ही दिन में शादी की डेट भी फिक्स हो गई। बस शादी के लिए अब 10 दिन ही बचे थे। इन 10 दिनों में मोना अपनी शादी की शॉपिंग पर जाने लगी, अच्छे से रहने लगी, हर चीज़ का ध्यान रखने लगी। इस वजह से उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा ही निश्चिंत हो गए थे कि मोना अब इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गई, क्योंकि उसको लड़का शायद पसंद आ गया है। लड़के को देखकर उसका माइंडसेट बदल गया है और अब वह शादी के लिए राज़ी हो गई है। शादी की तैयारियां पूरे ज़ोरों शोरों से चलने लगी। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। और क्या था, शादी के दिन दुल्हन पूरे अच्छे से रेडी हो चुकी थी, बारात भी आने वाली थी। तभी मोना अपने कमरे में रेडी बैठी हुई थी। उस कमरे में कोई भी नहीं था, सब लोग बारात देखने चले गए थे। जब रेणुका जी कमरे में आई मोना को लेने तो मोना कमरे में थी ही नहीं। तभी उधर से सपना भी आई तो सपना भी मोना को कमरे में ना देख करके बहुत ज़्यादा ही हैरान थी। रेणुका जी कहने लगी, तुम्हारी बहन मोना कहाँ है? वह सपना को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से झकझोरने लगी। वह सारे रूम में देख ली, मोना कहीं भी नहीं थी। पूरे शादी का माहौल था, अब हल्ला करना भी सही नहीं था, माहौल पूरी तरह से ख़राब हो जाता। तभी मदन जी आए और कहने लगे, क्या बात है? रेणुका जी सारी बातें बता दी। उनको तो मदन जी सर पकड़ कर के बैठ कर कहने लगे, मुझे मोना से यह उम्मीद नहीं थी, उसने ऐसा कदम उठा लिया, मैं तो पूरे शर्म से ही मर जाऊंगा। मेरी इज्जत पूरी तरह से तार तार कर गई लड़की। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा करेगी। वही सपना भी बहुत ज़्यादा सोचने लगी कि मोना दीदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भले वह शादी से ही डायरेक्ट मना कर दी होती, लेकिन वह यह काम करके बहुत बड़ी गलती की है। इसीलिए वह यह शादी के लिए मान गई थी कि वह शादी के दिन भाग जाएगी। सारी इज्जत पापा का ख़राब कर दी। उन्हें एक बार तो सोचना चाहिए था कि घर वाले पर क्या बीतेगी। रेणुका जी माथा पीट पीट करके रोने लगी, मगर मदन जी उन्हें हौसला दिए कि चुप हो जाओ, हल्ला करना गलत है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, हमारी पूरी बदनामी हो जाएगी। रेणुका जी बोली, हमारे पास एक आइडिया है जिससे कि अपनी इज्जत बचाई जा सकती है। मोना की जगह क्यों ना हम सपना को यह शादी में बैठा दें
और अब जहाँ पर कोई बचने की गुंजाइश भी नहीं थी, वहाँ यह बात थी, होना लाइफ में था। वैसे भी 2 साल के बाद में सपना की शादी होनी थी, तो आज ही क्यों ना। यह मोना की गलती अब सपना को ही भुगतनी पड़ी। मदन जी भी सपना की तरफ देखने लगे तो सपना सोचने लगी, अगर मैं वहाँ चली गई तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। यह शादी अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है। शादी है, कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं जो किसी के साथ ऐसे ही हो जाए। मगर रेणुका जी के देखने पर से वह अपने सर नीचे कर लेती है और बोली, पापा, मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी बदनामी हो। और देखते ही देखते सपना दुल्हन के रूप में आ गई। वह बिल्कुल नहीं सोची थी कि उसकी ज़िंदगी इस तरह से अचानक बदल जाएगी। वह भी अपनी शादी के लिए बहुत सपना देखी हुई थी, मगर वह सारे चूर चूर हो गए। मेहंदी किसी और ने लगाया, हल्दी किसी और ने लगाया, मगर शादी आज सपना को उस अनजाने लड़के से हो रही थी जिसके बारे में वह जानती तक नहीं है। वैसे सपना की उम्र ही क्या थी, वह ज़्यादा सोचने समझने की हालत में नहीं थी। बस वह ज़्यादा डरी हुई थी और अपने घर को छोड़ कर के जाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रेणुका जी जैसे तैसे करके उसके घूंघट में ही शादी तो करवा दी, मगर जब शादी करके सपना अपने ससुराल गई तो जब सपना की सास जया जी जब घूंघट हटाकर देखी तो वह तो मोना थी ही नहीं, मोना की बहन सपना थी। सपना को देखकर वह एकदम से आग बबूला हो गई और सपना को जया जी ने उस पर हाथ भी उठा दी। सपना इस वक्त डरी सहमी बस रोए जा रही थी कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। वह तो यह सब बिल्कुल नहीं सोची थी, कभी भी नहीं ऐसा कि कुछ उसके साथ होगा, मगर अब क्या ही कर सकती थी। यह सब देख कर के अर्णव सपना को अपनी माँ से बचा तो लिया, लेकिन कितने टाइम तक बचाएगा उसे, ऑफिस भी तो जाना है। यह सब कुछ वह जब जाना तो कहने लगा, माँ, इसमें सपना की क्या गलती है। यह सुनकर जया जी कहने लगी, वह तुम्हारी अभी पत्नी बनी नहीं कि तभी उसकी साइड लेने लगे हो। वह एक मामूली लड़की है। ऐसी मेरी पसंद की लड़की तो छोड़ करके तुम्हें भाग गई और उसके माँ बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरी बेटी को तुम्हारे माथे पर बैठा दिए। जया जी रेणुका जी को फ़ोन करके बहुत ही सुनाई कि यह क्या तरीका है, आपने बहू ही बदल दी। आखिर मोना आपकी लड़की कहाँ चली गई, वह क्यों नहीं शादी की, और अगर वह पहले से शादी नहीं करना चाहती थी तो अपने ज़बरदस्ती क्यों शादी करवाई। आज यह दिन मुझे देखना पड़ रहा है। यह दिन तो मैं नहीं देखी थी ना, लेकिन जो यह आपकी दूसरी बेटी है ना, यह कभी सुखी नहीं रहेगी। इतनी धमकियां देने के बाद भी चैन नहीं मिला तो जया जी सपना पर टूट पड़ी, मगर अर्णव के रहते हुए सपना को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता था। अर्णव सपना के लिए एक ढाल बनकर खड़ा था। वह सबसे यही कह रहा था कि इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है, और रही बात मेरी तो मैं इस लड़की के साथ खुश हूँ। मगर जया जी को यह बिल्कुल भी बात नहीं पच रही थी कि मैं जिस लड़की को पसंद की थी वह लड़की क्यों नहीं मेरे लड़के से शादी की, वह कहाँ है। सपना डर के मारे सब कुछ जया जी को सच सच बता दी तो जया जी हैरान हो गई और कहने लगी, तुम्हारे माँ बाप की ही गलती के कारण यह सब हुआ है। अगर तुम्हारे माँ बाप अपनी बच्ची को संभाल कर रखते तो आज उन्हें यह दिन देखना नहीं पड़ता। वह सच में कुछ अलग ही दिमाग की लगती थी। अच्छा हुआ कि वह भाग गई और मेरी बहू नहीं बनी, वरना अगर शादी हो जाती और ससुराल से भाग जाती तो मेरी तो पूरी इज्जत ही चली जाती। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचती। और तुम सुन लो मेरी बात ध्यान से, मैं बिल्कुल भी तुम्हें अपनी बहू नहीं मानती हूँ। तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना पसंद है। जिस घर में एक भागने वाली लड़की हो और उसकी बहन मेरे घर में बहू बनकर आई हो,
मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मगर वह अपने बेटे अर्नव का मुँह देखकर चुप थी, क्योंकि अर्नव नहीं चाहता था कि सपना यहाँ से जाए, क्योंकि वह सपना को अपनी पत्नी मान चुका था। वह कहने लगा, माँ, जैसे भी है वह मेरी पत्नी है और वह अभी बहुत ही कम उम्र की है। वह एक दिन ऐसा आएगा कि सब समझ जाएगी, यह मेरी गारंटी है। जया जी शांत हो गई, मगर उन्होंने अपना रवैया बिल्कुल नहीं बदला। वह हमेशा सपना को ऐसा ऐसा काम करने को देती कि सपना पूरा नहीं कर पाती, और इससे सपना को बहुत ज़्यादा ही वह सज़ा देती। इसी तरह दिन बीतते गए और धीरे धीरे सपना उस घर में ढलती गई, मगर धीरे धीरे उसकी खूबसूरती भी गिरती गई, और वह सिर्फ़ और सिर्फ जया जी की वजह से। वह दिन रात उसे काम करवाती रहती थी। जब अर्नव ऑफिस चला जाता तो और उसकी खूबसूरती कम हो जाए, इसीलिए जया जी ऐसा काम करवाती थी, अपने बेटे को दूसरी शादी के लिए मना सके। और जो कुछ हो रहा था सपना के साथ बहुत बुरा हो रहा था। अर्नव एक दिन ऑफिस से आया और वह कहने लगा, माँ, मुझे प्रमोशन मिला है और मैं सपना को लेकर नए घर में शिफ्ट हो रहा हूँ। प्रमोशन के साथ नया घर और गाड़ी भी मिली है। इतना सुनते ही अर्नव के पापा कौशल जी कहने लगे, ठीक है ना बेटा, ले जाओ अपनी पत्नी को यहाँ से दूर। यही तो मैं चाहता था। अर्नव के पापा सब कुछ देख रहे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि जया जी के सामने उनकी बिल्कुल भी नहीं चलती थी। जया जी नाक मुँह बनाते हुए बोली, अब इस उम्र में मुझसे काम नहीं होता, बहू चली जाएगी तो फिर काम कैसे होगा। अर्नव बोला, काम वाली रख लेना, मैं जा रहा हूँ आज ही शिफ्ट होने। इतना कहकर के अर्नव सपना का हाथ पकड़ के अपने कमरे में लेकर गया और बोला, सपना, जल्दी से सारा कुछ पैकिंग कर लो, हमें यहाँ से आज ही निकलना होगा। सपना भी हाँ में सर हिलाई और वह 2 बैग भर ली। देखते ही देखते 1 घंटे के अंदर अर्नव अपने घर में शिफ्ट हो गया और सपना को वहाँ काम करना बिल्कुल भी नहीं पड़ता था। सिर्फ खुद के लिए और अर्नव के लिए ही थोड़ा बहुत खाना बनाना होता था, जिस वजह से सपना धीरे धीरे अच्छी होने लगी। उसे अच्छा फील हो रहा था। अभी तक अर्नव उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया था, क्योंकि अर्नव अच्छे से समझता था कि सपना अभी कम उम्र की है। इसी तरह करते हुए 2 साल बीत गए। सपना अब 21 साल की हो गई थी। सपना को अब समझ में आने लगा कि मुझे शादी किए हुए काफ़ी दिन हो गए, और उसके फीलिंग्स धीरे धीरे डेवलप होने लगी। जब भी अर्नव ऑफिस से आता और बेड पर लेटता तो उसे कुछ होने लगता, बट फिर भी खुद को कंट्रोल करके वह सो जाता। मगर अब सपना को यह फील होने लगा कि वह क्या फील कर रहा है। तभी अचानक एक दिन सपना उसके पास जाकर बोली, क्या आप इस तरह से करते हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं अब कम उम्र नहीं हूँ। अब हम दोनों को पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। सपना की बात को सुनकर अर्नव की आंखें बड़ी हो गई। अर्नव चाहता तो बहुत दिनों से यही था, मगर वह कह नहीं पाता था, और सपना के मुंह से यह बात सुनकर उसके अंदर भी गुदगुदी सी हो गई। वह कहने लगा, मगर अभी वह इतना अगर मगर के चक्कर में था कि सपना उसके बाहों में अपने बाहें डालकर उसके सीने पर सर रखकर चुप हो गई और कहने लगी, मुझे रहा नहीं जाता है। इतना कहते ही अर्नव उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे बहुत ही प्यार दिया। सपना आज अर्नव से इतना प्यार पाकर सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, और उसकी सुंदरता भी बढ़ गई थी। वहीं उधर जया जी बहुत ज़्यादा ही परेशान रहने लगी थी। उनके शरीर में बहुत से जकड़न हो गई थी, कोई भी काम उनसे नहीं हो पाता था, और काम वाली भी आधा अधूरा काम करके चली जाया करती थी। यह सोच करके वह कहने लगी, अगर मैं सपना के साथ ऐसा नहीं करती तो अर्नव उसे यहाँ से लेकर नहीं जाता कभी भी। मेरी ही गलती है कि अर्नव उसे लेकर के यहाँ से चला गया।
तभी एक दिन जया जी अर्नव के घर गईं और दरवाज़ा बजाया। सपना ने दरवाज़ा खोला तो जया जी सपना के सामने हाथ जोड़ कर के कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी। तुम्हारे पर किए हुए जुर्म की सज़ा अब मुझे मिल रही है। यह मेरे पापों का सज़ा है, जिसकी वजह से मैं आज पैरों से चल नहीं पा रही हूँ, कोई काम नहीं हो पा रहा है। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज अर्नव घर पर ही था। वह उठकर आया और कहने लगा, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप घर जाइए, आपका यहाँ आना ठीक नहीं है। अर्नव की बात को सुनकर जया जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा तू तो ऐसा मत बोलना, मैं ना समझी थी, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं सपना पर बहुत जुल्म की, उसे बहुत परेशान की, उसके हाथों को जलाया करती थी, उसे बहुत कष्ट दिया करती थी। मगर सपना ऐसी लड़की थी कि वह उफ तक नहीं करती और ना ही तुमसे आकर के कुछ कहती। ऐसी तो बहू मुझे कभी नहीं मिल सकती थी। सच में सपना बहू नहीं बेटी है, मुझे माफ़ कर दो। और वह सपना के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। सपना यह देखकर बोली, माँ जी आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? आप तो बड़ी हैं ना, आपको सिर्फ आशीर्वाद देने का हक़ है। अब सपना भी सब कुछ समझने लगी थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। सपना माँ बनने वाली थी और उसने कुछ ही महीनों के बाद एक बेटी को जन्म दिया, जिसे देखकर जया जी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और कहने लगी, यह मेरा अर्नव की बेटी है। सारे फैमिली वाले बहुत खुश हो गए और मोना का कहीं भी अता पता नहीं था। मगर मोना अर्जुन के साथ भाग गई थी। लेकिन अर्जुन ने मोना के साथ जितने दिन मन हुआ उतने दिन मौज मस्ती किया और फिर मोना को छोड़कर कहीं और चला गया। मोना दर दर की ठोकरें खाती रही, तो जो जैसा करता है उसे वही मिलता है। और मोना का क्या होगा यह तो नहीं पता, बट भगवान जाने उसके साथ भी सब कुछ अच्छा हो। यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को ज़रूर लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए दोस्तों, ताकि हमें और भी कहानी लिखने में मोटिवेट हो। मिलते हैं एक नई और अच्छी कहानी के साथ में। धन्यवाद।